स्वागत है आपका अनजान चैनल पर, जहां हम आपको ले चलते हैं उन रहस्यमय और खौफनाक कहानियों की दुनिया में जो न सिर्फ आपके होश उड़ा देंगी बल्कि आपके मन में कई सवाल भी छोड़ जाएंगी। यहाँ आपको मिलेगा वह डर जो आपके दिल को दहला दे, वह रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर दे। आजमा कर देखिए, क्या आप इन अजनबी घटनाओं का सामना कर पाएंगे या फिर आपके भीतर भी वही डर समा जाएगा जो हमारे इन कहानियों में छुपा है। तो क्या आप तैयार हैं? क्योंकि इस बार अनजान आपको लेकर जाएगा एक और अनजानी यात्रा पर, जहां हर कोने में खौफ और हर आवाज में रहस्य छुपा हुआ है। आइए, आजमाइए और महसूस कीजिए वह डर जो आपके दिल को छू जाए। देहरादून से 30 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा गांव सिमलगा, जहां हर दिन सूरज ढलने के बाद सन्नाटा छा जाता, जहां रात के सन्नाटे में कभी कभी अजीब से चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। विक्रम कुमार, एक 35 वर्षीय लेखक जो पिछले 2 सालों से अपने अगले उपन्यास पर काम कर रहा था, अपने शहरी जीवन से थक चुका था। पत्नी मीरा और 8 वर्षीय बेटी अदिति के साथ उसने सिमलगांव में एक पुराना बंगला खरीदा था, जहां शांति में अपना लेखन पूरा कर सके। यह बंगला करीब 80 साल पुराना था और स्थानीय लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। विक्रम इन अफवाहों पर हंसता था। मीरा, तुम्हें पता है इस घर के बारे में क्या कहते हैं? विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा जब वे सामान उतार रहे थे। हाँ, तुमने केवल 10 बार बताया है। भूतिया हवेली, 100 साल पहले हुए हत्याकांड, रात को सुनाई देने वाली चीखें। मुझे लगता है यह सब कहानियां हैं जिन्हें स्थानीय लोग पर्यटकों को डराने के लिए बनाते हैं, मीरा ने कहा। अदिति, जो बरामदे में अपने खिलौनों के साथ खेल रही थी, अचानक अंदर भागकर आई। पापा, मुझे कोई देख रहा था, उसने हांफते हुए कहा। कौन बच्चा? विक्रम ने पूछा। एक लड़की। वह खिड़की के बाहर थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, अदिति ने कहा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। विक्रम ने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। शायद किसी पड़ोसी का बच्चा होगा। कल हम आसपास के लोगों से मिलेंगे। पहली रात शांति से बीती, हालांकि विक्रम को अजीब से सपने आए। सपने में वह एक अंधेरे गलियारे में दौड़ रहा था और पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा था। सुबह उठने पर उसे सपना याद नहीं रहा। कैसी रही पहली रात नए घर में? मीरा ने नाश्ते पर पूछा। अच्छी, लेकिन बिस्तर थोड़ा असहज था। शायद आदत नहीं है अभी, विक्रम ने जवाब दिया। मैं आज से अपने किताब पर काम शुरू करूंगा। विक्रम ने हवेली के ऊपरी मंजिल पर एक कमरे को अपना स्टडी रूम बनाया था। यह एक विशाल कमरा था, जिसकी खिड़कियों से बाहर के पहाड़ और जंगल का दृश्य दिखाई देता था। कमरे में एक पुरानी लकड़ी की मेज और कुर्सी थी, जो घर के पिछले मालिक की थी। अपने लैपटॉप को चालू करते हुए विक्रम ने कमरे को ध्यान से देखा। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स टंगे थे और एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी। अलमारी में कुछ पुरानी किताबें और कागजात थे, जिन्हें विक्रम ने देखने का फैसला किया। देखिए इनमें क्या मिलता है, उसने खुद से कहा और एक धूल भरी डायरी निकाली। डायरी 1945 की थी और इसमें अंग्रेजी में लिखा था। विक्रम ने पढ़ना शुरू किया। 15 जनवरी 1945, आज मैंने सिमलगांव में अपना नया घर खरीदा। एक खूबसूरत जगह, शांत और प्रकृति से घिरी हुई। मुझे उम्मीद है कि यहाँ मेरा अतीत मुझे नहीं खोज पाएगा। विक्रम ने आगे पढ़ा। डायरी के लेखक का नाम रिचर्ड थॉमसन था, एक अंग्रेज जो भारत छोड़ने से पहले यहाँ रहना चाहता था। लेकिन धीरे धीरे डायरी के पन्ने अजीब होते गए। 24 मार्च 1945, पिछली रात फिर वह आवाज आई। कोई रो रहा था।
मैं जानता हूँ कि घर में कोई नहीं है, फिर भी यह आवाज बेहद स्पष्ट, बेहद वास्तविक। और फिर 17 अप्रैल 1945 मुझे लगता है कि मैं पागल हो रहा हूँ। मैंने उसे देखा। एक लड़की लंबे काले बालों वाली मेरी खिड़की के बाहर खड़ी थी, मुझे देख रही थी। अंतिम प्रविष्टि 30 मई 1945 की थी, वह मुझे ले जाएगी। मुझे पता है, मैंने जो किया था उसके लिए मुझे सजा मिलेगी। इसके बाद डायरी खाली थी। विक्रम ने कुछ मिनट तक सोचा, फिर मुस्कुराया। क्या अद्भुत सामग्री मेरी किताब के लिए, उसने सोचा। उस रात जब सब सो रहे थे, अदिति के कमरे से एक चीख सुनाई दी। विक्रम और मीरा दौड़कर उसके पास पहुंचे। अदिति, क्या हुआ? मीरा ने डरे हुए स्वर में पूछा। अदिति सफेद पड़ी हुई थी, उसकी आंखें फटी हुई थीं। वह लड़की, वह मेरे बिस्तर के पास खड़ी थी। उसने कहा कि वह मुझे ले जाएगी। विक्रम ने कमरे की जांच की लेकिन कुछ नहीं मिला। बस एक बुरा सपना था, बेटा, उसने अदिति को गले लगाते हुए कहा। कुछ नहीं है यहाँ। लेकिन विक्रम के दिमाग में रिचर्ड थॉमसन की डायरी की बातें घूम रही थीं। अगले कुछ दिनों में अजीब घटनाएं होने लगी। कभी अचानक से दरवाजे बंद हो जाते, कभी रात में फर्श पर चलने की आवाजें आती। मीरा ने भी एक बार खुद को दर्पण में देखते हुए किसी और का प्रतिबिंब देखा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। गांव के लोग उनसे दूरी बनाने लगे। विक्रम ने एक दिन पास के दुकानदार से इस हवेली के बारे में पूछा। साहब, इस हवेली में कोई नहीं रहता, दुकानदार ने कहा। यहाँ अंग्रेजों के जमाने में एक साहब रहते थे, रिचर्ड साहब। वे एक दिन अचानक गायब हो गए। कहते हैं कि उन्होंने एक स्थानीय लड़की की हत्या की थी और उसकी आत्मा ने उन्हें ले लिया। और उसके बाद? विक्रम ने पूछा। उसके बाद तो हर 5 साल में जो भी इस हवेली में रहने आता है, गायब हो जाता है। खासकर वो लोग जिनके परिवार में बच्चे होते हैं। विक्रम के शरीर में सिहरन दौड़ गई। 5 साल। और आज से ठीक 5 साल पहले हवेली के पिछले मालिक गायब हुए थे। घर लौटकर विक्रम ने देखा कि अदिति अकेली बैठी थी और किसी अदृश्य व्यक्ति से बात कर रही थी। अदिति, तुम किससे बात कर रही हो? विक्रम ने पूछा। पापा, यह माया है। वह कहती है कि वह बहुत अकेली है और चाहती है कि मैं उसके साथ चलूं। विक्रम का दिल धड़कने लगा। माया कौन है, बेटा? वह लड़की जिसे अंग्रेज ने मारा था। उसने मुझे बताया कि वह हर 5 साल में एक बच्चे को अपने साथ ले जाती है, ताकि उसे अकेलापन महसूस न हो। विक्रम ने अदिति को गले लगा लिया और फैसला किया कि वे वहां से चले जाएंगे। लेकिन उस रात एक भयानक तूफान आया और सड़कें बंद हो गई। उन्हें एक और रात वहां बिताना पड़ा। मध्यरात्रि के बाद विक्रम को अदिति के कमरे से आवाजें आईं। वह दौड़कर गया, लेकिन कमरा खाली था। खिड़की खुली थी और बाहर बारिश हो रही थी। अदिति, विक्रम चिल्लाया और मीरा भी जाग गई। वे दोनों बाहर भागे, टॉर्च लेकर जंगल की ओर गए। विक्रम को बारिश में एक छोटी सी आकृति दिखाई दी जो जंगल की ओर जा रही थी। अदिति, वह फिर से चिल्लाया और उसके पीछे भागा। घने जंगल में घुसते ही उसे एक पुरानी कब्र दिखाई दी, जिसके सामने अदिति खड़ी थी और उसके सामने एक छाया। विक्रम आगे बढ़ा। अदिति, वापस आओ। जैसे ही वह करीब पहुंचा, छाया मुड़ी। एक लड़की थी। उसके लंबे काले बाल भीगे हुए थे, उसकी आंखें लाल थीं और उसके गले पर चोट के निशान थे। तुम्हारी बेटी अब मेरी है, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज हवा में गूंजी।
नहीं, तुम उसे नहीं ले जा सकती, विक्रम चिल्लाया। हर 5 साल में एक बच्चा, यह मेरा हक है। वह आवाज फुसफुसाई। विक्रम अपनी बेटी तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह जैसे जमीन पर चिपक गया था। तभी उसे एक विचार आया। तुम्हें न्याय चाहिए है ना? रिचर्ड के द्वारा की गई हत्या का बदला, विक्रम ने कहा। छाया रुकी। मुझे न्याय चाहिए, उसने धीमे से कहा। मुझे तुम्हारी कहानी जानने दो, मैं दुनिया को बताऊंगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, विक्रम ने कहा। मैं एक लेखक हूं। मैं तुम्हारी कहानी लिखूंगा और सब जानेंगे कि रिचर्ड ने क्या किया था। छाया की आंखों में कुछ बदला। मेरी कहानी? क्या कोई मेरी कहानी सुनना चाहेगा? हाँ, मैं सुनूंगा, विक्रम ने कहा। और मैं उसे लिखूंगा ताकि हर कोई जान सके। छाया पीछे हटी और अदिति दौड़कर अपने पिता के पास आई। मीरा भी आ गई थी और उसने अदिति को अपनी बाहों में ले लिया। मेरी कहानी सुनो, छाया ने कहा, और अचानक विक्रम के सामने एक दृश्य उभरा। 1945 का सिमलगांव, एक युवा भारतीय लड़की माया और अंग्रेज अफसर रिचर्ड थॉमसन की कहानी। 1945 सिमलगांव। गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी माया। धरती का नाम निकला रसिया से श्याम तलक, बस उसका नाम लिया था। 17 साल की उम्र में ही वह कविताएं लिखती थी और गांव की पाठशाला में पढ़ाती थी। उसके पिता स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, जो अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाते थे। रिचर्ड थॉमसन ब्रिटिश सरकार का एक अधिकारी सिमलगांव में नई नियुक्ति पर आया था। 40 वर्षीय रिचर्ड एकदम अकेला था। उसकी पत्नी इंग्लैंड में ही रह गई थी। जैसे ही उसने माया को देखा, वह उससे मोहित हो गया। मिस माया, आपकी कविताएं बेहद प्रभावशाली हैं, एक दिन स्कूल जाते समय रिचर्ड ने माया से कहा। आपका शुक्रिया साहब, माया ने जवाब दिया। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। धीरे धीरे रिचर्ड ने माया से दोस्ती की कोशिश की, उसे अंग्रेजी किताबें दी और कभी कभी उसकी कविताओं पर चर्चा करता। लेकिन माया का दिल किसी और के लिए धड़कता था, राजू के लिए, जो गांव का एक युवक था और राष्ट्रवादी विचारों का समर्थक था। जब रिचर्ड को यह पता चला, तो उसने राजू को गिरफ्तार करवा दिया, उस पर झूठे आरोप लगाकर कि वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है। उसे छोड़ दीजिए साहब, वह बेकसूर है, माया ने रिचर्ड से गुहार लगाई। मैं उसे छोड़ सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, रिचर्ड ने कहा। तुम मुझसे शादी करो। माया सन्न रह गई। यह नामुमकिन है साहब। मैं राजू से प्यार करती हूँ। रिचर्ड का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। तुम एक गंवार से प्यार करती हो, जबकि मैं तुम्हें लंदन ले जा सकता हूँ। मैं तुम्हें वो सब दे सकता हूँ जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। मेरे लिए मेरा देश और प्यार सबसे ऊपर है साहब, माया ने दृढ़ता से कहा। उस रात रिचर्ड शराब पीकर माया के घर पहुंचा। उसने दरवाजा तोड़ा और अंदर घुसा। तुम मेरी होगी, चाहे तुम चाहो या न चाहो, वह चिल्लाया। माया की चीखें रात के अंधेरे में गूंजी, लेकिन उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। अगली सुबह उसका शव उसके घर में पाया गया। उसके गले पर दबाने के निशान थे। रिचर्ड ने पुलिस को बताया कि राजू के समर्थकों ने माया की हत्या की है, क्योंकि वह अंग्रेजों से दोस्ती रखती थी। राजू को हत्या के आरोप में फांसी दे दी गई। लेकिन गांव वाले जानते थे कि सच क्या था। उन्होंने माया को उसके घर के पीछे दफनाया और शाप दिया कि वह रिचर्ड से बदला लेगी। एक हफ्ते बाद रिचर्ड पहाड़ी पर स्थित अपने बंगले में अकेला बैठा था, जब उसे खिड़की के बाहर कुछ हिलता दिखा। वहां माया खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं और गले पर निशान थे।
तुम मर चुकी हो, रिचर्ड चिल्लाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, रिचर्ड साहब, माया की आवाज हवा में गूंजी। तुमने मेरा और राजू का जीवन बर्बाद किया। अब मैं तुम्हारा जीवन ले लूंगी। उस रात के बाद रिचर्ड गायब हो गया। उसका शरीर कभी नहीं मिला। और तब से हर 5 साल में जब कोई परिवार उस हवेली में रहने आता, विशेषकर वे जिनके परिवार में बच्चे होते हैं, वे गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि माया उनके बच्चों को अपने साथ ले जाती है ताकि वह अकेली न रहे, जैसे उसे अकेला छोड़ दिया गया था। विक्रम इस कहानी को सुनकर स्तब्ध रह गया। माया की छाया अब भी उसके सामने खड़ी थी। अब तुम मेरी कहानी जानते हो, उसने कहा। क्या तुम इसे दुनिया को बताओगे? हाँ, मैं वादा करता हूँ, विक्रम ने कहा। लेकिन बच्चों को लेकर जाना बंद करो, माया। वे बेकसूर हैं, जैसे तुम थीं। माया कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने कहा, मैं सिर्फ एक वादा चाहती हूँ। मेरी और राजू की कहानी दुनिया को बताओ। और राजू के नाम पर एक स्कूल बनवाओ ताकि गांव के बच्चे पढ़ सकें। मैं वादा करता हूँ, विक्रम ने कहा। माया की छाया धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी। अब मैं शांति से जा सकती हूँ, उसने कहा और गायब हो गई। अगले दिन सुबह जब तूफान रुक गया, विक्रम और उसका परिवार हवेली छोड़कर वापस शहर चले गए। विक्रम ने माया की कहानी पर एक किताब लिखी जो बेस्टसेलर बन गई, और उसके मुनाफे से उसने सिमलगांव में राजू माया मेमोरियल स्कूल की स्थापना की। कहते हैं कि तब से उस हवेली में कोई अजीब घटना नहीं हुई और माया की आत्मा को शांति मिल गई। लेकिन गांव वाले अभी भी पूर्णिमा की रातों में हवेली के पास से गुजरते समय एक युवती को देखते हैं जो कविताएं लिखती हुई बैठी होती है, और उसके पास एक युवक बैठा होता है जिससे वह बातें कर रही होती है। रात के सन्नाटे में मीरा की आंखें अचानक खुल गईं। घड़ी की सुइयां रात के 3:33 बजा रही थीं, वही समय जो पिछले 3 दिनों से उसे जगा रहा था। कमरे का तापमान अचानक गिर गया था। उसकी सांस हवा में बादल बन रही थी। कौन है? उसने अंधेरे में पूछा, हालांकि वह जानती थी कि कोई जवाब नहीं मिलेगा। बिस्तर से उठकर उसने अपने चारों ओर देखा। कमरे का दरवाजा, जिसे उसने सोने से पहले बंद किया था, अब दरार के साथ खुला हुआ था। हवा का एक ठंडा झोंका आया और दरवाजा धीरे से हिला। रोहन, उसने आवाज दी, शायद उसका भाई जाग रहा हो। लेकिन जवाब में केवल सन्नाटा मिला। मीरा ने धीरे से अपना मोबाइल फोन उठाया और टॉर्च जलाई। प्रकाश की किरण ने कमरे को रोशन किया, लेकिन उसके दिल की धड़कन तेज हो गई जब उसने देखा कि फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, उसके कमरे के अंदर की ओर आते हुए, लेकिन बाहर जाने का कोई निशान नहीं। ये क्या? उसने फुसफुसाते हुए कहा, पैरों के निशानों को फॉलो करते हुए। निशान उसके बिस्तर के करीब आकर रुक गए थे, जैसे कोई उसके सोते समय उसके पास खड़ा रहा हो। अचानक उसका फोन बंद हो गया, हालांकि बैटरी पूरी चार्ज थी। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। तभी उसे अपने कानों में एक फुसफुसाहट सुनाई दी, मीरा, वापस आ गई हूँ। उसने चौंककर आवाज की दिशा में देखा और उसका सांस रुक गया। कोने में एक औरत खड़ी थी, भीगे बाल चेहरे पर गिरे हुए, पानी से भीगी साड़ी शरीर से चिपकी हुई। उसका चेहरा नीला पड़ चुका था, आंखें खोखली थीं। तुम कौन हो? मीरा की आवाज कांप रही थी। औरत ने धीरे से अपना सिर उठाया, उसके होठों पर एक अजीब मुस्कान थी। तुम्हें नहीं पता, यह मेरा घर है, मीरा। मैं वह हूँ जिसकी जगह तुम्हारे परिवार ने ले ली है। मीरा ने दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल नहीं पा रही थी। हम
हमें नहीं पता था, मीरा ने कहा। हमें किसी ने नहीं बताया कि यहाँ कुछ हुआ था। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी, हर कदम के साथ फर्श पर पानी का छींटा पड़ता। उस रात बारिश बहुत तेज थी। मैं अकेली थी। और फिर कोई अंदर आया। कौन? मीरा ने पूछा, अपने आंसुओं को रोकते हुए। औरत अब मीरा के बिल्कुल सामने थी। उसकी ठंडी सांस मीरा के चेहरे पर महसूस हो रही थी। वही जो अब तुम्हारे घर में है, मीरा। वही जिसने मुझे मारा था। और अब वह तुम सबको भी। अचानक बिजली चमकी और मीरा की चीख गले में ही दब गई, क्योंकि उस क्षणिक रोशनी में उसने देखा कि वह औरत कोई और नहीं, उसकी अपनी मां जैसी दिख रही थी। नहीं, ये नहीं हो सकता, मीरा ने कांपते हुए कहा। देखो अपने दाहिने हाथ की कलाई पर, मीरा, औरत ने कहा। मीरा ने अपनी कलाई देखी और उसके होश उड़ गए। वहां काले रंग का एक निशान बन रहा था, वैसा ही जैसा पिछले महीने उसके पिता के हाथ पर दिखा था, उससे पहले उसकी मां पर, और अब उस पर। यह क्या है? उसने डरते हुए पूछा। यह उसका निशान है। वह हमारे परिवार को चुनता है, एक एक करके। तुम्हारे पिता पहले थे, फिर तुम्हारी मां, और अब। मीरा की आंखें फटी रह गईं जब उसने महसूस किया कि वह भूत उसकी मां जैसा क्यों दिख रहा था। क्योंकि उसकी मां अब। तभी बाहर से एक आवाज आई, मीरा, दरवाजा खोलो। उसकी मां की आवाज थी, लेकिन कुछ अलग, कुछ अजीब। मत खोलो, भूत ने फुसफुसाते हुए कहा। वह वो नहीं है जो तुम सोचती हो। दरवाजे पर दस्तक तेज हो गई। मीरा, मुझे अंदर आने दो। मीरा सब समझ गई थी। उसके परिवार के साथ कुछ हो चुका था, और अब उसकी बारी थी। उसने अपने नाखूनों से कलाई पर बने काले निशान को खरोंचना शुरू किया। इससे कुछ नहीं होगा, भूत ने कहा। लेकिन एक रास्ता है बचने का। क्या? मीरा ने पूछा, हताशा से भरी आवाज में। जिस पन्ने पर सब लिखा है, वह तुम्हारे घर में ही है। पुरानी डायरी का दूसरा पन्ना, जिसे तुम्हारे पिता ने छिपा दिया था। दरवाजे पर दस्तक अब धमाके में बदल गई थी। मुझे बताओ कहाँ है, मीरा ने कहा। भूत ने अपनी उंगली उठाई और दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर इशारा किया। उसके पीछे दीवार में। अचानक दरवाजा टूटकर खुला और मीरा की मां कमरे में दाखिल हुई। लेकिन उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह से काली। बहुत देर हो चुकी है, उसकी मां ने कहा, लेकिन वह आवाज उसकी मां की नहीं थी। भूत मीरा के सामने आ गया। भागो, तस्वीर तक पहुंचो। मीरा ने एक गहरी सांस ली और बिस्तर से उछलकर दीवार की ओर दौड़ी। उसके पीछे से किसी के चीखने की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो मानवीय नहीं थी। तस्वीर तक पहुंचते ही उसने उसे खींचा, और वहां दीवार में एक छोटा सा छेद था, जिसमें एक पुरानी डायरी का पन्ना छिपा था। उसने जल्दी से पन्ना निकाला, लेकिन पढ़ने से पहले ही उसकी मां ने उसका कंधा पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर खींच लिया। मीरा के हाथ से डायरी का पन्ना गिर गया जब उसकी मां ने उसे पीछे खींचा। वह चीखी, लेकिन आवाज उसके गले में ही फंस गई। मां, प्लीज, मीरा ने कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। मां के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, उसकी काली आंखें मीरा को घूर रही थीं। तुम्हारी मां अब यहाँ नहीं है, वह आवाज कहती है, जो किसी अजनबी की थी। तभी कमरे के कोने में खड़ा भूत आगे बढ़ा। छोड़ दो उसे, उसने कहा, और उसकी आवाज में अजीब शक्ति थी। मीरा की मां ने चीखते हुए अपने कान पकड़ लिए, जैसे उस आवाज से उसे दर्द हो रहा हो। मीरा ने इस मौके का फायदा उठाते हुए फर्श से डायरी का पन्ना उठा लिया।
पढ़ो उसे, अभी, भूत ने कहा। मीरा ने कांपते हाथों से पन्ना खोला। उस पर धुंधले शब्द लिखे थे, जो अंधेरे से आया है उसे अंधेरे में ही जाना होगा। जब तक आग की रोशनी उसके निशान को जला न दे, वह हमेशा लौटता रहेगा। हर 7 साल पर, हर 3 परिवारों के बाद। मीरा का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसके परिवार तीसरा था और उनके आने से पहले 2 परिवार यहाँ से गायब हो चुके थे। और अब उसका परिवार भी। माँ, पापा, रोहन, सब कहाँ हैं? उसने पूछा, सीधे अपनी माँ की काली आंखों में देखते हुए। वे मेरे हैं, उस अजनबी आवाज ने कहा, जैसे तुम भी होगी। मीरा ने अपनी कलाई पर देखा, काला निशान अब फैल रहा था। उसने पन्ने को फिर से पढ़ा, आग की रोशनी उसके निशान को जला दे। मुझे आग चाहिए, मीरा ने फुसफुसाते हुए कहा। भूत ने उसकी ओर देखा। तुम्हारे बिस्तर के नीचे माचिस है। तुम्हारे पिता ने वहां छिपाई थी, जब वे जानते थे कि उनकी बारी आ रही है। मीरा की मां ने फिर से उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके हाथ मीरा की ओर बढ़े हुए थे। वह तुम्हें बचा नहीं सकती, उसने कहा। कोई नहीं बचा सकता। मीरा ने एक झटके से अपने बिस्तर की ओर भागना शुरू किया। वह झुकी और बिस्तर के नीचे हाथ डाला। उसकी उंगलियों को एक छोटा सा डिब्बा महसूस हुआ। माचिस। लेकिन जैसे ही उसने माचिस निकाली, उसकी मां ने उसे पीछे से पकड़ लिया। मीरा ने चीखते हुए अपना हाथ झटका और उसके हाथ से माचिस की तीली निकल गई। कमरे की हवा में एक तेज सिसकारी की आवाज आई। मीरा ने देखा कि उसकी मां के चेहरे पर दर्द का भाव था और वह पीछे हट गई, जैसे माचिस की तीली से डर रही हो। आग, भूत ने कहा। वह आग से डरता है। मीरा ने तुरंत माचिस की तीली जलाई। छोटी सी लौ में उसने देखा कि उसकी मां का चेहरा विकृत हो रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ दूसरा ही हो। अपने निशान को जलाओ, भूत ने कहा। अभी। मीरा ने अपनी कलाई पर जलती हुई तीली रखी। दर्द तेज था, लेकिन उसने आंखें बंद करके अपने आप को मजबूत रखा। जैसे ही निशान जलने लगा, उसकी मां के मुंह से एक अजीब गहरी चीख निकली। कमरे में अंधेरा छाने लगा, लेकिन यह एक अलग तरह का अंधेरा था, जैसे वह जीवित हो, हिल रहा हो। मीरा ने देखा कि अंधेरा उसकी मां के शरीर से निकलकर कमरे के बीच में इकट्ठा हो रहा था। पन्ना, भूत ने चिल्लाया। पन्ने को आग लगाओ। मीरा ने डायरी के पन्ने को माचिस की आग पर रखा। जैसे ही पन्ना जलने लगा, कमरे में इकट्ठा हुआ अंधेरा हिलने डुलने लगा, जैसे दर्द में हो। उसकी मां फर्श पर गिर पड़ी, बेहोश। अंधेरा अब एक आकृति में बदल रहा था, एक आदमी जैसा, लेकिन बिना चेहरे का। उसकी त्वचा काली और खुरदरी थी, जैसे जली हुई हो। तुमने मुझे फिर रोक दिया, उस आकृति ने कहा। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कई लोग एक साथ बोल रहे हों। लेकिन मैं वापस आऊंगा। हमेशा वापस आता हूं। जलता हुआ पन्ना अब राख में बदल चुका था। मीरा ने अंतिम माचिस की तीली जलाई और उस आकृति की ओर फेंकी। एक चमकदार रोशनी ने पूरे कमरे को भर दिया और फिर सब कुछ शांत हो गया। मीरा ने अपनी मां की ओर देखा, जो अब धीरे धीरे आंखें खोल रही थी। उसकी आंखें फिर से सामान्य थीं। मीरा, उसकी मां ने कमजोर आवाज में कहा। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे? भूत अब कमरे के कोने में खड़ा था। उसका रूप धुंधला होता जा रहा था। तुमने उसे रोक दिया। अभी के लिए, उसने कहा। लेकिन वह वापस आएगा, नए निशान के साथ, नए परिवार के लिए। कौन थी तुम? मीरा ने पूछा, अपनी जली हुई कलाई को पकड़ते हुए।
भूत मुस्कुराया। मैं भी एक पीड़िता थी बहुत पहले। मैंने भी उसे रोका था, लेकिन उसके लौटने से पहले मैं मर गई। अब मेरी आत्मा इस घर से बंधी है, हर नए परिवार को चेतावनी देने के लिए। भूत धीरे धीरे गायब होने लगी। जाओ यहाँ से मीरा, अपने परिवार को लेकर जाओ, जितनी जल्दी हो सके। उसका निशान अब मिट गया है, लेकिन वह आएगा। वह हमेशा आता है। मीरा की माँ ने उसे गले लगा लिया, कांपते हुए। कुछ ही क्षणों में उसके पिता और भाई रोहन भी कमरे में आ गए, सभी सदमे में और भ्रमित थे। हमें यहाँ से जाना होगा, मीरा ने कहा, अपने परिवार को देखते हुए। अभी बाहर रात का अंधेरा कम होने लगा था और सुबह की पहली किरणें आसमान में फैल रही थीं। लेकिन मीरा जानती थी कि कुछ अंधेरे कभी नहीं जाते, वे बस इंतजार करते हैं लौटने का। हम आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती, कुछ कहानियां आपकी रूह को झकझोर देने के लिए होती हैं। और अब समय आ गया है एक और भयावह कहानी की झलक पेश करने का। अगली कहानी का नाम है सन्नाटे की चीखें। यह कहानी उन अनकही चीखों की है जो कभी सुनाई नहीं देती, लेकिन उनकी सिहरन आपके शरीर को ठंडा कर देती है। ऐसा अनुभव जो आपके भीतर कहीं गहराई तक उतर जाएगा। यह कहानी आपसे सिर्फ कुछ ही दिनों की दूरी पर है। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, ताकि आप इस अद्वितीय और भयावह अनुभव का हिस्सा सबसे पहले बन सकें। ध्यान रहे, कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, बल्कि महसूस की जाती हैं। धन्यवाद।